हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम 12th की 10वीं क्लास स्टार्ट करने की जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके SN1 और SN2 क्रियाविधि, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती है बेटा, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की दो क्रियाविधि थी। पहली है, कल हमने लिखा था SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या है, तो इसके लिए SN1 जो क्रियाविधि होती है उसमें एल्किल हैलाइड का जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, पहले हम देखें। ये SN1 क्रियाविधि के लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इस क्रियाविधि में अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। तो ये ध्यान रखना, अंतर जब हम देखेंगे SN2 के साथ, तो वो एक पद में होगी, तो ये दो पद में संपन्न होती है, यानी दो पद को ध्यान रखना है आपको। ये अंडरलाइन करने की बात है कि दो पदों में एक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इसके लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हम 3 डिग्री अल्किल हैलाइड को लेके चलते हैं। जैसे मान लो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हैलोजन जोड़ दिया, जैसे Cl जोड़ दिया। तो पहला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप यानी अभिक्रिया का वेग इसी पद पर निर्भर करता है। जितनी देर में ये संपन्न होता है अभिक्रिया को, उतना ही समय लगता है। तो ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है, ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, विषमांश बंध विखंडन होता है। क्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके बाहर हो जाता है और बनता है मध्यवर्ती CH3 और ये कार्ब कीटायन मध्यवर्ती बन जाता है, और Br यहाँ Cl माइनस यहाँ से लीव कर जाता है, यानी निकल जाता है। मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन। क्या बना बेटा? कार्ब धनायन। ये मध्यवर्ती बन जाता है इसके अंदर। तो वही है मध्यवर्ती, जब कार्ब धनायन बनता है तो उसका पुनर्विन्यास भी हो सकता है, लेकिन ये तो स्टेप फर्स्ट थी। स्टेप फर्स्ट दो पदों में होती है ना। अब दूसरे पद में क्या होता है, स्टेप सेकंड के अंदर। तो स्टेप सेकंड के अंदर ये होता है बेटा, ये जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन चुका है, ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन बन चुका है। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही ले लेते हैं कोई, जैसे OH माइनस अपन ने ले लिया। क्या? नाभिक स्नेही, ठीक है। तो उसका अटैक इस कार्ब धनायन पर हो जाएगा, और इससे फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 और इससे जाके ये बाइंड हो जाएगा OH। तो एल्कोहल यहाँ मुख्य उत्पाद बन गया, एल्कोहल, ठीक है। तो ये दो पदों में Cl रिप्लेस हुआ है, किससे? दो पदों में Cl का रिप्लेसमेंट हुआ है OH के द्वारा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसने Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया। तो ये क्रियाविधि के 2 स्टेप्स हैं, आप इनको उतार लीजिए। अब हम कंपैरिजन के लिए कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं कि एक पॉइंट तो ये हो ही गया, फर्स्ट पॉइंट क्या, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। एक पद, अब आप देखो अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रहा है। फास्ट स्टेप है ये फास्ट होती है, तो फास्ट स्टेप में नाभिक इसने ही भाग ले रहा है। तो अगर यही दर निर्धारक पद है ना, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं इस अभिक्रिया में एक दूसरा पॉइंट और बना लेते हैं। ये मिटा दूँ, उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले उतार लेना, फिर हम पॉइंट बना लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी जो वेग है, रेट, उसको अपन यूँ लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड की पावर 1। नाभिक स्नेही को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाभिक स्नेही पर वेग निर्भर ही नहीं करता, ओनली और ओनली एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। और ये प्रदर्शित करता है कोटि को, इसको कोटि, ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अब 1 होगी। आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, आपने देख लिया है वीडियो, तो उसमें यहाँ जो लिखा होता है दर नियम में, ये दर नियम है, तो दर नियम में सांद्रता की पावर जो होती है वो कोटि होती है। तो कोटि क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं SN1। यहाँ 1 किसको इंडिकेट करता है, कोटि को। इसलिए अभिक्रिया एकाणुक यानी यूनिमोलिकुलर एकाणुक प्रतिस्थापन, जिसको SN1 बोलते हैं, SN1 कहलाती है। SN1 कहने की वजह पता लग गई आपको कि SN1 ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। और यहाँ लिख लो कोटि इक्वल टू 1, कोटि इक्वल टू 1। उधर दो होती है SN2 में, तो वहाँ 2 लिखेंगे तो 1 पॉइंट हो गया जो SN1 क्रियाविधि को SN2 से विभेदित करता है। चलिए तीसरा पॉइंट और हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट को लिखने के बाद तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसमें मध्यवर्ती क्या देखा था आपने, क्या बनाया मध्यवर्ती, कार्ब धनायन, मध्यवर्ती के तौर पर कार्ब धनायन बनता है। तो तीसरा पॉइंट, इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्ब धनायन निर्मित होता है, जिसमें कार्बन की संकरित अवस्था कार्ब धनायन में कार्बन की संकरित अवस्था क्या होती है, तो सबको पता होना चाहिए। कार्ब धनायन में कार्बन देखो कितने बंध से बंधित है,
तो एक तो धनावेश है, तो 3 ही तो बंद बन रहे हैं, तो 3 संकरित अवस्था sp2 होती है तथा ज्यामिति का sp2 संकरण की ज्यामिति क्या होती है? समतल त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय होती है, यानी कार्बन समतल त्रिकोणीय ज्यामिति रखता है। इसी पर फिर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा कार्बन पर समतल पे, ठीक है। तो वो अगला पॉइंट है। चौथा पॉइंट और लिख लेते हैं। इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बधनायन पुनर्विन्यास में भी भाग ले सकता है, जिसके फलस्वरूप पुनर्विन्यासित उत्पाद बनने की संभावना भी रहती है। ये वाला पॉइंट आपको कैसे क्लियर करना है, तो इसको भी हम समझा देते हैं कि ये पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा क्या है पॉइंट, एक बार रीड कर कीजिए पॉइंट को कि भाई कार्बधनायन बनता है। अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 3 डिग्री कार्बधनायन ही बना था। मान लो अभिक्रिया में पहले 3 डिग्री कार्बधनायन नहीं बने, जैसे ये है CH3 CH CH3 और CH2 और इससे जुड़ा है CH, ठीक है। अब पहले स्लो स्टेप में तो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट स्लो स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप में बेटा सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में Cl निकलेगा, तो Cl निकलेगा तो कार्बधनायन बनेगा ही बनेगा। अब देखो ध्यान से देखना कि इसके अंदर कार्बधनायन आया है किसके ऊपर, इस CH2 के ऊपर आया है, और यहाँ पर H है, ये वाला H मैंने इधर कर दिया। तो ये कार्बधनायन 1 डिग्री है। कैसे कार्बन के ऊपर है, 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बधनायन है कि नहीं, जो कि होता है लेस स्टेबल। और जब भी रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री कार्बधनायन बने और उसके नियर बाई कार्बन की डिग्री अधिक हो, और इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री से कार्बधनायन किधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिग्री के ऊपर, ताकि ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बधनायन पर नहीं होगा, इससे पहले ये पुनर्विन्यास में भाग लेगा। तो पुनर्विन्यास कैसे होता है, तो पुनर्विन्यास के अंदर क्या होता है, कार्बधनायन की शिफ्टिंग होती है। यहाँ से ये H माइनस अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देंगे, H माइनस शिफ्ट हो रहा है,
तो यहाँ किसकी शिफ्टिंग हुई, H माइनस स्थानांतरण, शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, स्थानांतरण हो गया, जिसको हम पुनर्विन्यास का नाम देते हैं कि ये पद क्या है, पुनर्विन्यास। अब पुनर्विन्यास के बाद H माइनस यहाँ इलेक्ट्रॉनों को ले गया, तो H माइनस गया है, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, तो माइनस गया है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले गया, तो यहाँ पे धनावेश नहीं छोड़ेगा क्या, तो यहाँ पर अब धनावेश बनेगा CH3 प्लस, और उसके बाद यहाँ CH3 हो जाएगा, और ये अब ये कैसे 3 डिग्री कार्ब धनायन। 3 डिग्री कार्ब धनायन क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी, तो ये अब बन गया मोर स्टेबल यानी अधिक स्थायी। तो इस पद से इस पद का जो है ये पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले ऑलरेडी 3 डिग्री बना था, और इस बार पहले 1 डिग्री बना है, तो फिर वो 3 डिग्री में चेंज हुआ स्थायी होने के लिए, तो स्थायी हो गया। अब इस पर स्टेप सेकंड चलेगी, जो कि फास्ट स्टेप होती है। तो फास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का अटैक होता है, अब OH आयन का अटैक यहाँ होगा। अब तुम लोग क्या करते, तुम ये लोग यहीं जोड़ देते OH को, तो वो गलत प्रोडक्ट हो जाता, और ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH3 CH3 और OH यहाँ जुड़ेगा, तो Cl तो यहाँ से निकला है, लेकिन OH यहाँ से जो यहाँ जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं पुनर्विन्यासित उत्पाद, पुनर्विन्यासित उत्पाद। और ये अभिक्रिया कहलाती है रीजियो सेलेक्टिव अभिक्रिया, कि इसमें यहाँ भी बनेगा, वो लेस होगा, लेकिन ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा SN1 क्रियाविधि के अंदर ऐसा संपन्न होता है। तो एक बार आप अच्छे से इनको क्लियर कर लो, देख लो अच्छे से, मैंने हर स्टेप को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। फिर भी आपके कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो को एक बार वापस से पीछे करके और पुनः देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, कौन सी स्टेप को कैसे चलाया सर ने, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेप भी आपके इन्वॉल्व होता है, कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास भी SN1 क्रियाविधि का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक लक्षण है, जो SN1 में ही वैलिड है, SN1 में ही लगता है। SN2 में कुछ अलग होगा, जो हम देखेंगे, SN2 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, क्लियर। तो ये मिटा दो, चौथा बिंदु हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसका अगर एक और एग्जाम्पल देखना चाहो तो एक और एग्जाम्पल देख लो। देखो एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है, CH2Br, और इस पर रिएक्शन हो गई NaOH की एक्वस, और आ गया मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा ये पूछ लिया इसमें। अब आप क्या करोगे, यहाँ से Br हटा के OH जोड़ दोगे क्या, क्योंकि ये तो दिख तो रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, Br हटता है और उसकी जगह दूसरा नाभिक स्नेही OH जुड़ जाता है। तो अगर अब हमको पता लग गया SN1 क्रियाविधि चलानी है, तो अब SN1 से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखो इसमें Br हटेगा, सबसे पहले Br को माइनस कर दो, Br को हटा दो, तो Br हटते ही क्या बनेगा, तो Br हटते ही बेटा ये CH2 के ऊपर प्लस आएगा, और ये तो 1 डिग्री है, तो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, ये तो लेस स्टेबल होता है,
तो ये हो गया आपके लेस स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या हो गया है? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो ये तो बन नहीं सकता। अब क्या करें? तो अब हम इस पर पुनर्विन्यास करेंगे। अब पुनर्विन्यास देखो, बगल वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, तो ये 3 डिग्री है, ये कैसा डिग्री है? 3 डिग्री है। तो इस पर एक हाइड्रो 4 वैलेंसी होती है ना, एक वैलेंसी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। कौन? हाइड्रोजन। तो यहाँ भी वापस से क्या हुआ? H माइनस शिफ्टिंग हुआ। H माइनस शिफ्टिंग हो गया। तो H माइनस शिफ्टिंग होने के बाद अब धनावेश किसके ऊपर आएगा? तो बेटा अब धनावेश आने वाला है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ धनावेश आ गया और ये हो गया CH3। समझ में आई बात? अब इस पर हम अगर OH का अटैक करते हैं, जो नाभिक इस नहीं है ना OH, इस OH का अटैक अब इस पे करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? तो प्रोडक्ट इज CH3 और OH। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया है। क्लियर? तो ये मेजर प्रोडक्ट समझ में आ गया आपके। तो यहाँ अगर हम ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं कि जहाँ से Br हटे वहीं OH को जोड़ दें, तो ये नहीं बनेगा और ये बनेगा। ये किससे समझ में आया? जब हमको चौथे पॉइंट की SN1 क्रियाविधि में नॉलेज है कि भाई कार्बधनायन पुनर्विन्यास में भी भाग ले सकता है, तब ये वाला पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो मैंने एक और एग्जाम्पल से ये बात क्लियर कर दी। ऐसा SN1 क्रियाविधि में होता है। अब चौथे के बाद अब है 5वां पॉइंट। SN1 क्रियाविधि का 5वां पॉइंट है। तो क्या पॉइंट है वो, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो SN1 क्रियाविधि का ये वाला जो पॉइंट है 5वां, SN1 क्रियाविधि का त्रिविम रासायनिक पहलू। SN1 क्रियाविधि का त्रिविम रासायनिक पहलू, यानी त्रिविम केमिस्ट्री यानी स्टीरियो केमिस्ट्री को भी अगर क्रियाविधि के अंदर डाल दिया जाए तो फिर कैसे होगा? तो उसमें ये है, पहले समझो बेटा कि जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है, अब देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन में 2 पे ब्रोमोल लगा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो CH3 CH Br और CH2 और CH3, ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अब आप कहोगे कायरल कार्बन क्या होता है, तो इधर लिख लेते हैं। कायरल कार्बन की डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर मिटा लेंगे एक बार। आप एक पॉइंट बना लेना कहीं भी। वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों
चारों संयोजकता भिन्न परमाणु या समूह से पूर्ण हो कायरल कार्बन कहलाता है। ये तो कायरल कार्बन की परिभाषा होगी। वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता भिन्न परमाणु या समूह से पूर्ण हो कायरल कार्बन कहलाता है। तो यहाँ देखो, इस कार्बन को पकड़ो, इसको हमने कायरल कार्बन नाम दिया है ना। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें इधर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ये इथाइल समूह। ये क्या हो गया? इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप हो गया। और इस कार्बन को देखो, इस पे इधर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कौन जुड़ा हुआ है? ये ब्रोमो, अलग है ही ग्रुप। और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो यानी चारों ही क्या हो गए? चारों ही इथाइल, मिथाइल, ब्रोमो और हाइड्रोजन, चारों ही क्या हो गए? भिन्न भिन्न समूह हो गए ना। तो जिससे चारों भिन्न परमाणु या समूह जुड़े से पूर्ण हो कायरल कार्बन हो गया। तो ये कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन युक्त यौगिक कायरल अणु होते हैं। ये ध्यान रखना, कायरल कार्बन युक्त अणु क्या होते हैं? कायरल अणु होते हैं और ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक जानकारी ये भी लिख लो आप। इसको मैं एक बार के लिए मिटा देता हूँ, ये जानकारी लिखने के लिए। ये उतार लिया आपने। इसको कहीं भी आप इस क्रियाविधि को समझने के लिए पहले हमको कायरलता को समझना है। तो कायरल ये वैसे एक चैप्टर है अपना, पूरा उसमें आएगा, 17वां चैप्टर है कायरल परमाणु युक्त एक कायरल परमाणु युक्त अणु कायरल अणु कहलाते हैं। तथा यह ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। यानी ध्रुवण गुणकता क्या होती है? ध्रुवण गुणकता होती है समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता। तो वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको डी या दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं, तथा वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उनको वाम ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं। तो ध्रुवण गुणकता के लिए कायरल परमाणु होना जरूरी है। अब हम देखें कि 2-ब्रोमोब्यूटेन एक क्या हो गया? ध्रुवण गुणक हो गया। ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड हो गया। तो यहाँ से लिख लेते हैं, अब ये बात अब शुरू हो रही है। जब
ध्रुवण घूर्णक, जिसको प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं, घूर्णक अर्थात प्रकाशिक सक्रिय एल्काइल हैलाइड, कोई सा भी हो, 2 ब्रोमो तो है ही, और भी कोई हो, एल्काइल हैलाइड की क्रिया SN1 क्रियाविधि से की जाती है तो समतल त्रिकोणीय, कौन था समतल त्रिकोणीय? मध्यवर्ती कार्बधनायन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसको हमने NU- कहा, का आक्रमण दोनों तरफ आगे और पीछे, आगे तथा पीछे, ये दोनों तरफ हो गई, से होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद मिश्रण में दक्षिण ध्रुव को बोलते हैं डी या प्लस डी तथा एल, दक्षिण वाम ध्रुवण घूर्णक को माइनस भी बोलते हैं, एल समावयव की एक समान मात्रा निर्मित होती है ऐसे मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको एक बार नोट डाउन कीजिए पॉज करके और समझते हैं ये बातें हमने क्या क्या लिखी हैं। तो बातों को समझने के लिए पहले आपको इसको अच्छे से रीड करना है एक बार कि ये मैंने क्या लिख दिया। कि पहले मैंने कहा कि
जब ध्रुवण घूर्णक अर्थात प्रकाशिक सक्रिय जिसमें कायरल कार्बन हो, जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो क्रिया SN1 क्रिया विधि से की जाती है। तो मध्यवर्ती जो बनता है वो समतल होता है, तो उस पर नाभिक इसमें समतल पर इधर से भी, ये सब बोर्ड का जो प्लेन है वो समतल है, तो इस पर कोई चीज़ आगे से भी टकरा सकती है और पीछे से भी टकरा सकती है, क्योंकि समतल है ना। तो आगे से टकराएगी तो अलग विन्यास वाला उत्पाद बनेगा, और पीछे से टकराएगी तो अलग विन्यास, तो D भी बनता है और L भी बनता है। इसलिए ऐसे मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। जैसे हम क्रिया से समझते हैं उदाहरण से, तो आपने ये पोज करके उतार लिया होगा। तो उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण। अभी मैंने बताया था प्रकाशिक सक्रिय यौगिक या ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन हो। तो कायरल कार्बन तो किसमें भी था, 2-ब्रोमोब्यूटेन में, जिसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो देखो ये है, इसमें एक तो इथाइल जुड़ा हुआ था, तो इथाइल को ET बोल देता हूँ। एक इसमें ब्रोमो जुड़ा हुआ था, तो ब्रोमो को Br जोड़ देता हूँ। और दो ग्रुप, एक अब अपन जानते हैं ये 4 संयोजकता होती है, तो 2 तो कागज़ के तल में लिख दी और एक कागज़ के तल से बाहर आएगी, तो एक कागज़ के तल से पीछे भी जाएगी, तो ये दूसरी एक जो तीसरी संयोजकता ये है। ये कागज़ के तल के पीछे है और एक है कागज़ के तल के बाहर। ठीक है, चारों संयोजकताओं को मैंने अब बिल्कुल अलग अलग दिखा दिया ना। तो ये हो गया आपके मिथाइल एमी और ये हो गया आपके हाइड्रोजन। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के विन्यास को ऐसे भी लिखा जाता है, ये होता है बेज डैश सूत्र। ये बॉन्ड होता है बेज बॉन्ड, बेज बॉन्ड, और ये होता है डैश बॉन्ड, इसलिए फॉर्मूला हो गया बेज डैश फॉर्मूला। कायरल कार्बन पर ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला। ठीक है, बेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड से। तो ये मान लेते हैं अपन प्लस यानी D, 2-ब्रोमो ब्यूटेन हो गया आपका, वही जो पहले लिखा था। अब इस पर अपन SN1 क्रिया से अभिक्रिया कर रहे हैं, SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया कर रहे हैं, क्रिया विधि से अभिक्रिया को चला रहे हैं। तो SN1 से में सबसे पहले तो अपन जानते हैं Br हटेगा, फास्ट स्टेप होती है कि नहीं, ये फास्ट, तो Br हटेगा, और जैसे ही Br हटेगा कार्ब धनायन बनेगा। अब कार्ब धनायन के अंदर वो तो किरेल थोड़ी रहेगा, तो उसके अंदर अपन जानते हैं एक तो ET जुड़ा हुआ है, एक Me जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। अब ये समतल है, समतल त्रिकोणीय है, ऐसे धनावली से। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में इस पे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, OH, और ये भी फास्ट स्टेप है, फास्ट, पुनर्विन्यास इसमें होगा नहीं। तो OH का अटैक देखो यहाँ से, इस साइड से भी हो सकता है इस पे, और पीछे से भी यानी बैक साइड से भी हो सकता है। समतल यूँ रखा हुआ है, तो इस पे यूँ OH यूँ भी टकराएगा और यूँ भी टकराएगा। तो अब इससे उत्पाद क्या क्या बनेगा, तो फिर अब उत्पाद देखो क्या बनेगा, बिल्कुल जहाँ यानी OH सामने से अटैक करेगा, तो जिधर से Br निकला है उधर ही OH जुड़ जाएगा। तो फिर ये ET वापस यहाँ, C यहाँ, OH यहाँ, और ये आपके यहाँ कौन जुड़ा था, यहाँ आपके जुड़ा था Me, और यहाँ आपके कौन जुड़ा था, यहाँ H जुड़ा था। तो ये प्लस है, तो इधर भी तो OH है, तो ये भी प्लस है।
प्लस या डी। ठीक है, अब ये 50% ही बनेगा, लेकिन कितना बनेगा? 50%। ओके, और 50% क्या बनेगा? तो OH का अटैक पीछे साइड से भी तो हुआ है, पीछे की साइड से, तो फिर 50% क्या बनेगा? CET। अब देखो पीछे की साइड है तो OH फिर यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और ये Me इधर आ जाएगा। Me और ये H यहाँ आएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन के क्या है? इस विन्यास के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इसको माइनस बोलो या L बोलो। ये भी कितना बनेगा? 50% बनेगा। तो यानी 50% D बन गया और 50% L बन गया। तो दोनों की समान मात्रा बनी ना, 50-50। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं रेसेमिक मिश्रण। तो ये क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक का दोनों रेसेमिक मिश्रण। तो हम क्या कह सकते हैं कि SN1 क्रियाविधि का त्रिविम रासायनिक पहलू क्या होता है? तो आप उसमें कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख सकते हो। निष्कर्ष कि SN1 क्रियाविधि का त्रिविम रासायनिक पहलू क्या है? आप बोल सकते हो SN1 क्रियाविधि रेसेमीकरण के साथ संपन्न होती है। यानी इसमें रेसेमिक मिश्रण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन कब? जब एल्किल हैलाइड कायरल परमाणु रखता हो। एल्किल हैलाइड में कायरल परमाणु अगर होगा तो फिर उत्पाद DB बनेगा और LB बनेगा, एक अकेला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से नाभिक स्नेही का अटैक होता है। तो ये हमने 5 पॉइंट बेटा यहाँ क्लियर किए हैं आज की क्लास के अंदर। अभी SN1 क्रियाविधि और चलने वाली है, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए।